प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है वो मैं हिंदी मीडियम में मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है। तो बच्चों, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि जो मेंटल मैथ्स के जो क्विज कंपटीशन होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके से उनमें क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है बेटे, जो मेंटल मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है यानी जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं, क्लस्टर लेवल पे होते हैं, जोनल लेवल पे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये कई सारे अलग अलग लेवलों पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है यानी लिया जाता है। ठीक है, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ना तो पेन का प्रयोग करना है ना किसी कॉपी का प्रयोग करना है। सिर्फ हमें अपने विवेक यानी अपने मेंटल यानी अपने दिमाग का प्रयोग करके ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, यानी हवा में ही कहो एक तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरी बात कि क्वेश्चन को हम जितनी जल्दी से करेंगे यानी जितनी जल्दी से कोई कैंडिडेट क्वेश्चनों को करता है तो उसके स्कोर बोर्ड पे आपके ग्रुप के या आपके अंदर आपके जो क्वेश्चन है आपका उसका स्कोर बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अदरवाइज जो क्वेश्चन है अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो उस क्वेश्चन को पास ऑन कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है और कंपटीशन को कंडक्ट कराया जाता है। जो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है वो उसका दावेदार होता है। ठीक है ना, उस प्राइज़ का या जो भी अमाउंट रखी जाती है या जिससे भी संबंधित अमाउंट या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है वो उसका दावेदार होता है। ठीक है, वो हर लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता चला जाता है। ठीक है। तीसरी बात बेटा, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। ठीक है, यानी जल्दी से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको और वो बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए, यानी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हम ठीक है, इसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए आपकी वही प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। बेटा, एनसीईआरटी जो है वो एक समुद्र समझ लो पूरी नॉलेज का। ठीक है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी की नॉलेज है यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आपको ना सॉल्व करना सीख चुके हैं तो आप मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसा हुआ बना रखा है मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल होते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, बस हमें थोड़ा करना इनको जल्दी पड़ता है। क्लियर है? तो बेटा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी बातें बता देता हूँ जो ज़रूरत है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी के लिए बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी इस चैप्टर की जो बेस है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। एक्चुअली में हम काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या को, गिनती की संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है बेटा। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है। एक चीज़ और नोट करना बेटा, जो 1 है, ठीक है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बेटा, संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो आपको जवाब देना है 1 होती है। ठीक है। दूसरी वैल्यू स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं बेटा। ठीक है, प्लेस वैल्यू होती क्या है बेटा, बहुत जल्दी से आप समझ जाओगे ऐसा। ठीक है, सोच पॉजिटिव रखनी है आपको। देखो प्लेस वैल्यू क्या आती है, आपने देखो छोटी क्लास में पढ़ते थे इकाई, कोई भी नंबर होता है उसके अंदर जो अंक आते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से आते हैं। तो कोई भी अंक या संख्या जो है जिस स्थान पे आती है उसकी जो प्लेस वैल्यू यानी जो उसका स्थानीय मान है उसी पे निर्भर करता है, क्या वो इकाई के स्थान पे आई है, दहाई के पे आई है, या सैकड़े पे आई है, या हज़ार पे आई है, या 10,000 पे आई है। तो वही उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया बेटा, किसी संख्या या अंक लिख देता हूँ बेटा, ब्रैकेट में हम संख्या लिख देंगे। ठीक है, किसी अंक यानी ब्रैकेट में संख्या का स्थानीय मान उस
ठीक है। अंक मतलब संख्या की स्थिति, मतलब स्थिति मतलब बेटा कि वो कौन सी जगह पे है, स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, निर्भर करता है उसकी स्थिति पे। उदाहरण के लिए आपको समझा दूं बेटा, इजी का मतलब बेटा उदाहरण मान लो, ठीक है, कि जैसे 7 8 9 5 3 है, ये एक नंबर है। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए इसके अंदर कि 9 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो भाई, 3 कितने पे है बेटा, इकाई के स्थान पे, 5 दहाई पे, 9 सैकड़े पे, और फिर 8 हजार पे, और 7 कितना है 10,000 पे। तो जो 9 है इस पूरी संख्या के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, सैकड़ों में। तो लेकिन 9 सैकड़े, 9 मतलब 9 बार सैकड़े, यानी 900 इसका स्थानीय मान है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 9 और ये सैकड़े पे है इसलिए 100 से गुणा, यानी इसका स्थानीय मान हो गया 900। और अगर आपको डायरेक्ट दिमाग में याद रखना है कि किसी का भी स्थानीय मान कैसे निकालना है, तो देखो उसकी जगह देखो, इकाई दहाई सैकड़े पे, यानी यहाँ पे आए 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो उस नंबर को लिखो। अब उसके आगे देखो कितने अंक है, 1 2, तो उसके आगे 2 जीरो लिख दो बस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 8 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है बेटा, तो एक तो तरीका है कि 8 का देखो इकाई दहाई सैकड़े हजार में आया है, तो आप लिख सकते हो बेटा 8 गुणा 1000, यानी हो गया आपका 8000। और आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे, देखो 1 2 3, यानी 8 से पहले 1 2 3 अंक है, तो आप 8 को यहाँ लिखो और उसके बाद में 3 जीरो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे। ठीक है। इसके बाद बेटा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट होता है बेटा अंकित मान। अंकित मान को बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम फेस वैल्यू। थोड़ा सा बस जानने के लिए समझा दिया मैंने। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू का मतलब होता है बेटा हर एक संख्या की, जैसे स्थानीय मान है, स्थानीय मान तो उसका स्थान पर निर्भर करता है, बट हर एक संख्या का स्थानीय मान के अतिरिक्त एक ऐसा मान होता है जो उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, यानी जो उसका मान है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो इकाई के स्थान पे या दहाई के, सैकड़े के, हजार पे, तो जो उसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है। तो जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9, उनके जो उनका अंकित मान होता है वही होता है। जैसे 3 का अंकित मान 3, 4 का 4, 9 का 9। ठीक है। तो देखो भाई, किसी अंक बोलो या आप संख्या बोलो, संख्या का अंकित मान निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित मान होता, ठीक है, जो उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता बेटा, नहीं करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बेटा, एग्जाम्पल आप देखो, जैसे नंबर है 3 9 5 7 8 है। ठीक है ना। मैं अगर पूछा जाए 3 का स्थानीय मान क्या है बेटा, सॉरी स्थानीय मान नहीं बेटा, यहाँ अंकित मान लेते थे। ठीक है, अंकित मान जो है वो होगा 3 का 3 होगा। और अगर तुमसे पूछा जाए 8 का अंकित मान, 8 का अंकित मान कितना हो गया बेटा, अंकित मान हो गया 8 हो गया। ठीक है। ऐसे देखो 9 का 9 हो गया, 7 का 7 हो गया, तो जो है वही उसके अंकित मान होते हैं। ठीक है। अब बेटा इसको नोट कीजिए, यानी आपको 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। एक तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, चाहे हजार लाख करोड़ों जितनी भी है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी गिनने वाली संख्याओं को। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, कि वो इकाई के स्थान पे, दहाई के पे, सैकड़े के, हजार पे। ठीक है। जैसे मैंने आपको इस संख्या के अंदर 9 का स्थानीय मान बताया, तो 9 कितने पे, इकाई दहाई सैकड़े पे, तो 900, 900 को 9 सैकड़े यानी 900 है। ऐसी 8000 पे आ रहा है, तो 8000 उसका स्थानीय मान है। अंकित मान को ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अंकित मान को ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अंकित मान हर अंक का वही मान होता है जो उस अंक की वैल्यू होती है। ठीक है,
इस तरीके से। तो अंकित मान को ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये निश्चित होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? आप इसे इतने नोट कीजिए, फिर मैं आपको पता है वो कराता हूँ कि रोमन जो नंबर होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा, हो गया बेटा? तो चलिए बेटा, आपको मैं अब रोमन काउंटिंग बता देता हूँ कि रोमन काउंटिंग होती क्या है। ठीक है, बेसिकली आपको मैं बता दूँ रोमन काउंटिंग क्या होता है। अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना बेटा, उनसे लिखी जाती हैं। और आप जैसे क्लास लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो रोमन काउंटिंग में लिखते हो आप। ठीक है, तो बस रोमन काउंटिंग को हमें समझना है कि कैसे रोमन काउंटिंग को लिखा जाता है। और वैसे आसान है, आपको लग रहा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी कई सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसके ऊपर और कॉन्सेप्ट को भी समझा रखा है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो बार बार क्वेश्चन में प्रयोग हो रही है, इनको मैं थोड़ा सा बता दूं। हालांकि इस चैप्टर के अंदर ब्रैकेट का यूज़ भी है, सन्निकट मान मतलब जो एस्टिमेशन करते हैं ना बेटा, वो भी है, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। ठीक है, सन्निकट मान वगैरह को। तो मेन तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रोमन काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कई बार क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में भी आता है, नॉर्मल में भी और मेंटल मैथ्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं मेंटल मैथ्स के ज़रिए से आपको रोमन काउंटिंग बता देता हूँ। चलिए, हो गया अब साफ बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है बेटा हमारा रोमन संख्याएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं बेटा रोमन न्यूमेरल्स या नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। रोमन न्यूमेरल्स या नंबर को याद करने के लिए पहले एक तो सेंटेंस याद करना पड़ेगा आपको, जो मेंटल मैथ्स की बुक में भी बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, माई डियर काउ लव्स, एक्स्ट्रा को उन्होंने एक्स से लिखा है, एक्स्ट्रा वेजी, ठीक है ना, टेबल इमेंसली। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो सेंटेंस बन गया कि भाई जो प्यारी गाय है वो बहुत ज़्यादा सब्जियों को पसंद करती है। ठीक है, तो लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ आप इधर से जाओ, यहाँ आई का मतलब आई से जाओ, तो आई का रोमन काउंटिंग में जो मीनिंग होता है वो होता है 1। इसके बाद V4 होता है बेटा, V का मतलब होता है बेटा 5 होता है। फिर नेक्स्ट जाओ बेटा, X का मतलब क्या होता है बेटा? X का मतलब होता है 10 आपका। फिर आप L का मतलब क्या होता है बेटा? L का मतलब होता है बेटा 50। और C का मतलब क्या होता है बेटा? सेंचुरी यानी 100। और D का मतलब होता है बेटा 500। और M का मतलब क्या होता है बेटा? 1000। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ बात बताता हूँ। जैसे हम आई को लेके चल देते हैं, आई के अलावा चाहे 5 हो या कोई भी नंबर आ रहा है, अगर ये किसी बड़े नंबर के लेफ़्ट में लिखा जाता है, लेफ़्ट मतलब उल्टे हाथ की तरफ में, तो इसका हमेशा सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा घटाव होगा, घटा करा जाएगा इसको। और अगर मान लो ये ही चीज़ यानी कोई बड़ा नंबर उसके राइट में आता है, यानी सीधे हाथ पे लिखा जाता है, तो वहाँ उसको उसकी नंबर की वैल्यू में ऐड यानी जोड़ दिया जाएगा। याद रहेगा ये बात? अब जैसे मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ बेटा, जैसे 20 मान लो 24 है, क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, 24 लिखना है, तो 24 को पहले आप देखो बेटा, इकाई और दहाई, ये दहाई में नंबर है, दहाई मतलब 10 की कैटेगरी में आ रहा है। तो इकाई दहाई, तो दहाई कितनी बार है? 20 में 2 बार दहाई होता है ना, तो हमारे पास में 10 का नंबर अवेलेबल है, यानी x से दिखाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा x, लेकिन 2 बार x के लिए 2x। अब यहाँ पे हमारे पास में 4 है, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास में तो 5 है। अब 5 को 4 बनाने के लिए हम इसके लेफ़्ट में लिखेंगे। लेफ़्ट में लिखने का मतलब ये माइनस होगा 5 में से 1, तो ये बन गया 4। ठीक है, तो यानी आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हो कि भाई 24 का मतलब क्या हो गया? 2 बार तो 10 है, और आपको पता है ये 4 लिखा जाता है, तो ऐसे लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखो बेटा, जैसे 27 है, तो 27 को बेटा 2 बार तो इसमें इकाई दहाई यानी 2 10 है, और 7 को कैसे लिखेंगे बेटा? 5, और सिंगल के लिए आई यानी
1i और ये 2i, ऐसे लिख देंगे। वैसे भी बेटा आपने रोमन काउंटिंग छोटी क्लास में लिखे, भाई फर्स्ट को 1 दिखाते हैं, सेकंड को ऐसे दिखाते थे, थर्ड को ऐसे दिखाते थे, यानी 1 2 3, आपको पता है 4 ऐसे लिखते थे हम, है ना, यानी 5 में से 1 गया तो 4, और 5 को हम ऐसे लिखते थे, 6 में हम राइट में ऐड कर देते थे, है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है बेटा 9 को हम ऐसे लिखते थे, यानी 10 में से 1 गया, है ना, और 11 को कैसे लिखते थे बेटा, 10 में 1 और ऐड कर देंगे तो ये 11 हो गया, है ना। तो ये एक तरीका होता था रोमन काउंटिंग को लिखने के लिए। आपको पता है बड़ा समझ में आ जाएगा आसानी से, और मैं क्वेश्चन और समझाऊंगा तो उसमें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, मैंने थोड़े कम ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताएं, क्योंकि देखो क्वेश्चन कराते रहेंगे, मेन क्वेश्चन पे फोकस है। कॉन्सेप्ट तो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, मेरी वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप एनसीईआरटी की जो चैप्टर है मैंने उनको भी पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी डिटेल्स में चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। मेनली हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, छोटे बड़े ब्रैकेट होते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ब्रेसेस वगैरह होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कोष्टक वगैरह को, वो सन्निकटमान कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा उसकी स्किल की ज़रूरत नहीं है। और अदरवाइज़ आपको फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, आप उसको पूरी डिटेल क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो आप बेटा इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा आपके मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे आपके आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, दिए गए अंकों को 6 2 5 8 4 का केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है बेटा। आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा था कि अब भाई हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, चाहे वो 4 अंकों की बनानी है तो हम 4 बार 9 लिखते थे, 5 अंकों की बनानी है तो 5 बार 9 लिखते थे। अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की तो हम 1 के बाद 4 जीरो लिखते थे, अगर 6 अंकों की बनानी है तो 1 के बाद 5 जीरो लिखते थे। तो ये तो बेसिकली वो था जब हमें कोई भी चॉइस नहीं होती थी, बस डायरेक्ट बड़ी और छोटी पूछी जाए। बट यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया बेटा, यहाँ अंक दे दिए खुद, और इन अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए एनसीईआरटी के प्रयास कीजिए गए एक्सरसाइज के अंदर भी थे। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, जो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंकों को आगे रखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, और इसी ऑर्डर में आगे सबसे लास्ट में सबसे छोटे को रखेंगे। और अगर हमें छोटी बनानी है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, छोटी को रखेंगे, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर लास्ट में सबसे बड़े को। तो अगर कॉपी पेन हमारे पास में अवेलेबल है तो हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 5 अंकों की बनानी है तो हम 5 बॉक्स बना लेते थे। सबसे बड़ा इसमें 8 है तो 8 को लिखा, फिर 8 के बाद क्या बेटा 6, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 4 है, और फिर हमारा 2 है। तो ये हो गया बेटा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 मतलब 10,000 की रेंज में, यानी 86,542, ठीक है, हो गया। बट अगर मेंटल मैथ्स में करने बैठेंगे तो ये तो हमारी दिक्कत ही हो जाएगी, तो हमें कुछ डायरेक्ट दिमाग में रखना है। तो आप दिमाग में रखो कि भाई 5 अंक हमारे पास में है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की रेंज में आएगा। तो अब शुरू के 2 अंकों को लिखने के बाद में जैसे लिख दिया 86,000, अब नेक्स्ट क्या है बेटा अगला 86,000 तो हो गया, अब 8 और 6 का यूज़ कर लिया, अब है 500, ठीक है, अब 4 और फिर 2, डायरेक्ट 42, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें दिमाग में, मैं आपको समझाने के लिए से बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी पेपर और पेन हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 5 3 जो भी है 5 3 4 3 7, ठीक है, 0 में अंक 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। अब देखो बेटा अंक जो है हमारा, ठीक है, 3 एक तो आया है यहाँ पे, ठीक है, 100 के पोजीशन पे देखो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े पे आया है, एक आया सैकड़े के बाद हमारा 1000, 10,000 की पोजीशन पे है। तो हमें इस नंबर के अंदर जो अंक हैं 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल याद करना है। गुणनफल का मतलब होता है बेटा उनकी गुणा करना, यानी पहले वाले 3 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, यानी 3 लिखा, इससे आगे 2 अंक है यानी 2 जीरो, ठीक है, और दूसरे का कितना होगा बेटा 1 2 3 4 अंक आ गए, यानी 3 गुणा 1 2 3 4 अंक आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 9, और देखो 2 जीरो ये रही, 4 जीरो ये रही, तो 2 और ये 4 ये रही,
तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में बेटा डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं करने के लिए, नहीं वही सोचना है आपको। देखो भाई 3 से आगे 1 2 अंक है, तो पहले वाले का स्थानीय मान इतना हो गया और दूसरे वाले का कितना हो गया, इस वाले 3 से आगे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 और यानी ये हो गया 2 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो आपका कि दिए गए अंकों यानी ये अंक है 7 9 3 8 5 का केवल एक ही बार आपको प्रयोग करना है, मतलब एक बार ही प्रयोग करना है आपका, करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। चलिए बेटा, आप बॉक्स बना के भी कर सकते थे अगर पेन पेंसिल जो भी आपके पास में अवेलेबल है। तो सबसे छोटी बनाने के लिए हम सबसे छोटी संख्या अंकों को आगे रखेंगे 3। 3 से बड़ा बेटा क्या है हमारा 5 है, 5 से बड़ा बेटा क्या है हमारा 7 है, 7 से बड़ा हमारा 8 और सबसे बड़ा फिर 9। तो ये आ गया 35,789। और डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं इसे। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे कि भाई जब हमारे पास में अंक अवेलेबल है तो सबसे छोटा सोचो 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर 9। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। ठीक है, संख्या ये दिया आपको 75,450 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग बताओ। तो 5 बेटा एक तो यहाँ है दहाई के स्थान पे, और एक जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे, तो इनका योग क्या होगा। तो पहले वाले में 5 जो पहले वाला आया है उसका स्थानीय मान 50 होगा, क्योंकि देखो 5 से आगे एक ही जीरो तो एक बार जीरो। अब दूसरे वाले में 5 में 1 2 3 अंक आ गए, तो ये हो गया बेटा 5000 हो गया। तो ये हो गया बेटा इनका जोड़ आपका हो गया 50। तो डायरेक्ट भी कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट में भी यही है, वैसे कोई डायरेक्ट ही करा रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट, कि पहले वाले का स्थानीय मान आपका 50 है और दूसरे वाले का कितना है 5 का 1 2 3 जीरो आ गए इसके, तो 1 2 3 जीरो, तो भी क्या हो गया बेटा 50। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बेटा, मान याद करें 45 गुणा 4 माइनस 9। कभी ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है, तो बेटा ऐसी कुछ नहीं है, आपने इस तरह की कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, तो आप 45 को तो ऐसे ही रखो, इंटू 14 में से अगर आपके 9 गए तो ये बचता है बेटा 5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल करो भाई। देखो 45 गुणा 5 यानी 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। इससे अच्छा बेटा जीरो वाले नंबर की तरफ ले जाओ, यानी जीरो वाला नंबर या तो 50 है, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, कम पढ़ो थोड़ा। तो 40 को 5 बार करोगे 40 पंजे 200, और फिर 5 को 5 बार करो 25, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 225 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको डायरेक्ट आता है 25 का 5 और फिर 5 चौक 20 और उसका 25 वाले का हासिल 2 था तो 22 हो गया हमारा। ऐसे भी कर लो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये थे तो आपके बेटा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, आप इन्हें नोट कीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपके अगले जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहे। ठीक है, मतलब बोर्ड पे ये रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा 24 को रोमन प्रणाली में लिखो। यानी इस 24 संख्या को हमें रोमन काउंटिंग में लिखना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से रोमन काउंटिंग लिखना सिखाया था, तो चलिए उसका प्रयोग करते हैं और कैसे करते बेटा इन्हें। तो आपको पता है बेटा कि रोमन काउंटिंग में हमें 24 को लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में भी मैंने यही चीज़ ली थी। तो आपको पता है बेटा 24 में इकाई दहाई, 2 बार दहाई यानी 20 का मतलब 2 बार 10 है ना उसके अंदर, तो 2 बार 10 के लिए बेटा हम x का प्रयोग करते हैं। और फिर 4 है, लेकिन 4 के लिए हमारे पास में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा 5। अब हमें 5 में से कम करना है, तो यहाँ पे हम i लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोमन प्रणाली में। ठीक है, डायरेक्ट में भी क्या करना बेटा, इसका डायरेक्ट कोई है नहीं है ऐसा कोई डायरेक्ट, बस आपको पता है 24 है तो इसका मतलब 2 बार 10 है और फिर 4 है बस। ठीक है, 2 लाख में कितने हज़ार होते हैं। वैसे तो बेटा आपको सबको ही पता होगा कि भाई 1 लाख का मतलब होता है 100,000, यानी जब हमारे पास में 100,000 हो जाएंगे तो उस पूरे बंडल को हम 1 लाख कहेंगे। तो 2 लाख में कितने हज़ार हो गए, 2,000 मतलब 200,000 हो गए। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम 200,000। ठीक है बेटा, और आपको थोड़ा सा अगर मैं समझा दूं तो आप यहाँ समझना कभी भी कि 1 लाख का मतलब क्या होता है बेटा 100,000 होता है। ठीक है, 100,000 यानी हम कहेंगे 100 के, हज़ार को क्या बोलते हैं ना। तो भाई 2 लाख में कितने हो गए हमारे, 2 लाख में हो गए हमारे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 100,000 यानी हो गया हमारा 200। ठीक है, के हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। मान याद करें, मान मतलब बेटा जो भी हमारे को ये रिलेशन दे रखी है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कोई कैसे करते हैं, कोई भी इसके अंदर ठीक है वो नहीं है, यानी आपका 80 है, बस आपको 80 है और देखो 15 चौके कितना होता है बेटा 60। तो आप डायरेक्टली भी दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो भाई 80 और 15 चौके 60, तो 80 और 60 कितने होते हैं बेटा, आपको बोला वो 140 होते हैं। तो डायरेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक विद्यार्थी असित की ऊंचाई 1 मीटर है। असित हो या अजित हो जो भी नाम है, कह रहे उसकी जो ऊंचाई है बेटा 1 मीटर 29 सेंटीमीटर है। अब उसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में बताइए, यानी हमें उसकी ऊंचाई को केवल सेंटीमीटर में बताना है। तो आपको पता है कि बेटा सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों के अंदर ही आप कुछ नोट याद कर लेना कि भाई 1 मीटर की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में मापी जाए तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। क्लियर है। तो असित की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर तो है बेटा, प्लस 29 सेंटीमीटर और है, तो ये आपका हो गया 129 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट भी आप कर लोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर आपको अलग से दिया है, तो 129 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, संख्या ये बताइए, यानी कई बार हमको संख्या का देखो बेटा ये प्रसारित रूप दे रखा है, यानी उसको फैलाकर लिख रखा है। अब हमें इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाके लिखना है। तो यहाँ देखो बेटा ये 7 के आगे 10,000 है, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपका बनेगा 70,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट से 5 के आगे 1,000 है तो ये बन गया आपका 5,000, प्लस 4 के आगे 100 है तो ये बन गया बेटा 4 बार 100 यानी 400, और 8 के आगे 2.5 है तो ये बन गया आपका बेटा 80। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बेटा 70 और 5 75,480 यानी 75,480। और इसका डायरेक्ट क्या दिमाग में रखना है बेटा आपका, अगर ऐसा प्रसारित फॉर्म आती है तो डायरेक्ट देखो भाई 70 दिमाग में रखो भाई, 7 के आगे 10,000 है तो 70,000 बना, 5 के आगे 1,000 है तो 5,000, 70 और 5 करते जाओ साथ के साथ ऐड, 70 और 5 75 और 4 के आगे 100 तो 400, 75,400 और फिर 80 है तो डायरेक्ट 75,480, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, आपको आसान बिल्कुल लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लॉट पढ़ाता हूँ क्वेश्चनों का, आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा आपके अगले जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर याद कीजिए, ठीक है बेटा। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा वो होती है हमारी 9999 और हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब जानते बेटा क्या होता है, अंतर का मतलब होता है छोटी में से बड़ी को घटाना। जैसे मानो आपके पास में, आपके एक दोस्त के पास में 20 रुपये और आपके पास में क्या है 50 रुपये, तो दोनों के रुपए का अंतर कितना हो गया, तो आप 50 में से 20 घटा दोगे तो 30 हो गया। तो सिमिलरली इसने बोला इसी प्रकार से कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर याद कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई 999 यानी 9,999 और सबसे छोटी हो गई बेटा 1,000। तो आप 9,999 में से 1,000 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 8,999। तो डायरेक्ट में भी इसका खैर कुछ नहीं है, अगर आपको पता है कि भाई सबसे बड़ी तो 9,999 और उसमें से घटाना हमारे को छोटी 1,000, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 8,999, ठीक है। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो हर क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ हमारे को जानकारी प्राप्त हो ही रही है। तो आपको बता दूं बेटा कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होती है 60 सेकंड के बराबर, ठीक है बेटा, 60 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। अब ऐसे लगाओ कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने हो गए बेटा आपके 120 सेकंड, यानी हम गुना करते जाएंगे ना। अगर हमें एक का रेट एक की वैल्यू पता है, जैसे एक टॉफ़ी 2 रुपये की तो 2 टॉफ़ी 4 की, 3 6 की, ऐसी 10 कितने होगी 20 की। सिमिलरली भाई 1 मिनट की वैल्यू 60 है तो 7 मिनट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख दोगे बेटा 60 गुना 7, ठीक है ना। तो 60 की गुना 7 से करेंगे तो 7 6 42 और ये आपका 0 फ्री। डायरेक्ट में भी दिमाग में ऐसे रखो, मन में याद रखो भाई 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 और हमें 7 मिनट की बनाई तो 7 6 यानी 7 गुना 7 6 42 और ये 420 सेकंड आ गया हमारा, ठीक है।
तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये सेकंड है, आप इसको कंफ्यूज ना हो, सेकंड है। और डायरेक्ट में भी आपके लिख सकते हो बेटा, सेकंड ही है, ठीक है, इतने सेकंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सरल करो। सरल करो मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, इधर भी सॉल्यूशन लिख देता हूँ, कि हम जो देखते हैं कि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इधर 8 ऐसी और ये 4 पंजे आपका 20 हो गया, माइनस 24 और 6 आपका 30 हो रहा है, और माइनस 7 हो रहा है। तो आप देखो बेटा, ये दोनों एक जैसी बिरादरी है, यानी भाई हैं, ठीक है ना। तो ये 7 30 और 7 कितने हो गए बेटा, 37 हो गए, और ये 48 और 20 हो गए आपके 68 माइनस 37। तो आप करो 8 में से 1, 6 में से 3, 3 हो गया। तो डायरेक्ट करने की भी क्या आपको इतनी अगर दिमाग में पता है कि भाई ये पता है आपको 48 और 20 68, और देखो 48 और 20 68, और ये 24 और 6 30, और से माइनस के तो 37। तो आप यहाँ लिख दोगे 68 में से आपको 37 माइनस करने, तो डायरेक्ट करो 8 में से 1, 6 में से 3, ठीक है, तो भी हो जाएगा। वो कैलकुलेशन बेटा आपको दिखाने के लिए करा, आपको ये सारी चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा 14 क्वेश्चन में, 24 किलोमीटर 450 मीटर में कितने मीटर जोड़े जाएं कि वह 23 किलोमीटर 550 मीटर हो जाए। अब आंसर उसने पूछा है मीटर में। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक सिंपल लॉजिक समझो इसको, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप थोड़ा घबराओ मत इनको देख के, मतलब जो शाब्दिक समस्या होती है उस तरीके से, यानी स्टेटमेंट के कथन की फॉर्म में होंगे। आप एक सिंपल सी बात सोचो कि भाई आपके पास में मान लो 20 रुपये हैं, उसमें क्या जोड़े कि ये 50 हो जाए। तो क्या करोगे आप, 50 में से आप जो आपके पास में वही घटा दो ना। तो 50 में से आप 20 घटाओगे तो कितना बचा, 30। तो 30 ही तो अगर हम 20 में जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा ना। सेम ये बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। 24 किलोमीटर और 450 मीटर में कितने मीटर जोड़े जाएं कि वह 30 किलोमीटर 550 मीटर हो जाए। तो ज़्यादा वाले में से पहले कम का अंतर निकाल लो, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन देखो, तो बड़ा वाला कितना है बेटा, 30 किलोमीटर और 550 मीटर, अरेंज करो ने, और ये हो गया बेटा आपका 24 किलोमीटर, और दूसरा कितना छोटा वाला 450 मीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दो, यानी इनका अंतर बता दो कितना आ रहा है। तो देखो 24 में गया तो ये बताएगा आपका 6 किलोमीटर, और देखो 0 में से 0 ऐसी, 5 में से 0 ऐसी, और ये 100 मीटर हो गया। तो आप ये सोचो बेटा, 6 किलोमीटर, आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर की वैल्यू मैंने आपको बताई होगी, वो होती है ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप यहाँ देखो कि 6 किलोमीटर में कितने होंगे, 6000 मीटर, और 100 मीटर अलग हो गए। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये बैठेगा बेटा हमारा, यानी ये बैठेगा हमारा 6000 मीटर प्लस आपका 100 मीटर, यानी ये बैठेगा बेटा आपका 6100 मीटर, ठीक है। इस तरीके से बैठेगा आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी घटा सकते हो दिमाग में रख के, भाई 30 में से 24 गए तो ये आपका 6 किलोमीटर, तो डायरेक्ट में देखो तो भैया 6 किलोमीटर तो हमारा डायरेक्ट बच रहा है, प्लस और क्या बच रहा है भाई, 550 में से 450 गए, भाई सिंपल सा 100 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 100 मीटर और बच रहा है। तो इसको लिख देंगे हम 6000 मीटर, और ये हो गया हमारा 100 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 6100 मीटर, ठीक है। यानी 6100 मीटर और जोड़े जाएं ताकि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मतलब इसमें 24 किलोमीटर 450 मीटर में, ठीक है, अगर हम 6100 मीटर और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर 550 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रवि के पास में रुपये 75,500 हैं, थे मतलब है मतलब थे मान लो, ठीक है, ये थे लिखा है बेटा, और उसने रुपये 5350, ठीक है, 5350 गरिमा को और रुपये 15,150 रमेश को दे दिए, तो रवि के पास कितने रुपए शेष बचे। देखो सिंपल मैं बताऊं आपको, पहले इस क्वेश्चन को हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो आप जो भी हो, आपका नाम है, आपके पास में 100 रुपये, आपने एक मित्र को दिए 20 रुपये, दूसरे मित्र को दिए मान लो 10 रुपये दिए, तो कितने आपके पास में बचे, 20 एक को दिए, 10 एक को दिए, तो 30, तो 100 में से आप 30 माइनस कर दो तो 70 रुपये आपके पास में बचे। वही चीज़ आप सोचो कि रवि ने एक मित्र को 5350 दिए, दूसरे मित्र को 15,150 दिए, और कुल उसके पास में थे 75,500, तब उसके पास में कितने बचे, यानी जो रवि के पास में कुल राशि है
उसमें से हम दोनों मित्रों को दी गई राशि को घटा देंगे। तो देखो ऐसे ही आएगा बेटा, यानी इसका सॉल्यूशन आएगा सिंपल 75,500 में से हम क्या घटा देंगे, इन दोनों का जोड़। अब देखो इन दोनों का जोड़ दिमाग में सोचो भाई, इसके पीछे 350 है और इसके पीछे 150 है। 350 और 150 कितने हुए बेटा, 500। ये सूखे 5,000 और वो 15,000, तो 20,000 हो गए। 15 और 5 20,000 और 500 वो। तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता इसे 20,500। अब देखो 500 से 500 पीछे दोनों के आ रहे हैं, तो ये तो खत्म भाई। 75,500 में से 20,500 में 500 तो हटा लो। अब तुम सिंपल 75,000 में से 20,000 घटाओ, तो ये आएगा बेटा आपका 55,000 आएगा। तो इतने रुपए शेष रहे। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीका है आपको सिंपल करने का। ये मैंने डायरेक्ट ही कराया, यहाँ डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप दिमाग में सोचो कि उसके पास में 75,500 थे उसके पास में, उसने 15,150 दिए एक मित्र को और एक मित्र को दिए 5,350। आप देखो 5,000 सूखे अलग, 15,000 तो 20 बने, 350 और 150 500 बने, तो 20,500 यानी 75,500 में से 20,500 घटा दें तो 500 सीधा खेल नज़र आ रहा, हटा दिए। यानी अब 75,000 में से 20,000 घटाओ तो 55,000 आ गए ना। तो ये आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बेटा इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, प्रकाश ने 10 कॉपियाँ और 20 पेन खरीदे। पहले आप इसकी लैंग्वेज को समझे, भाषा को। अगर अब आपको भाषा समझ में आ जाती है तो आपको इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कथन वाले क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। कह रहे प्रकाश ने 10 तो कॉपियाँ खरीदी यानी नोटबुक खरीदी और 20 पेन खरीदे। ठीक है, यदि एक पेन का मूल्य 35 रुपये है, ठीक है, और एक कॉपी का मूल्य 35 रुपये है और एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो उसने कुल कितने खर्च किए। ठीक है, तो बेटा जितना भी मतलब उसने पेन खरीदे भाई, ये आपको पता है कि एक का मूल्य दिया 35, तो 10 का कितना होगा उससे गुणा करके निकाल लेते हैं हम। ऐसी एक पेन का रेट दिया 10 रुपये, तो 20 खरीदे तो उसकी उससे गुणा करके निकाल लेंगे और दोनों को कुल को जोड़ देंगे। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट कराने का तरीका भी ऐसी है और वैसे। ठीक है, हुई तो 10 तो उसने कॉपियाँ खरीदी और एक कॉपी का मूल्य 35 है, प्लस उसने क्या करा 20 पेन खरीदे और एक पेन का रेट 10 रुपये। तो देखो बेटा 35 की गुणा करेंगे 350 और प्लस 20 की करेंगे तो ये 200, तो ये आ गया बेटा आपका 550 रुपये आ गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी सोचोगे तो डायरेक्ट भी करने में कोई वो नहीं है। इसके दिमाग में सोचो कि 10 कॉपी खरीदी तो एक कॉपी का रेट कितना 35, तो 35 की 10 से गुणा करेंगे तो 350, प्लस एक पेन का रेट कितना है 10 और खरीदे कितने 20, तो ये आ गया आपका प्लस 200 यानी रुपए हो गए आपके 550। ठीक है बेटा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग, योग का मतलब होता है बेटा जोड़, है ना। तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ निकालना है, कितना आएगा। तो देखो बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 बार 0 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बेटा 4 बार 9। तो इन्हें जोड़ेंगे 9,999 में 100 और जोड़ो तो ये हो गया आपके बेटा 10,000, ये हो गया आपके 10,099 हो गए, बस डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है कि बेटा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। बेटा ये जर्नल सा एक टॉपिक है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो 1 लीटर, अंग्रेजी में उसको कैपिटल एल से दिखाते हैं। 1 लीटर की वैल्यू होती है, ठीक है, 1000 ml। ml मतलब होता है बेटा मिली लीटर के बारे में। अब पूछो उसने कितने लीटर पूछा, अच्छा 1 ही लीटर पूछा उसमें, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ये डायरेक्ट आंसर भी यही है इसका। ठीक है, नहीं 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 ml के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। आपको मैंने पहले भी कराया है सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन। ये कहता है कि भाई 1 मीटर के अंदर हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लगा दिए 18 मीटर में कितने होंगे। तो डायरेक्ट करते हैं बेटा 18 की गुणा 100 से करेंगे तो ये हो गया बेटा आपका 1800 सेंटीमीटर हो गया। और डायरेक्ट में क्या है इसमें बेटा, डायरेक्ट भी आप सोच लो इसे भाई 1 मीटर की वैल्यू होती है हमें पता है 100 सेंटीमीटर, तो 18 के कितने, 18 से गुणा करेंगे तो 18 गुणा 100 ये हो गया आपका 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा एक डिब्बे में 40,000 टॉफियाँ हैं
प्रत्येक टॉफ़ी का भार 5 ग्राम है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता देता हूँ आपको नोट, ठीक है, कि भाई 1 kg, किलोग्राम कहते हैं बेटा, के का मतलब 1000 होता है ना, तो वो होता है हमारा 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, ये तो बात को थोड़ा ध्यान रखना। कह रहा है कि एक डब्बा है, उसके अंदर 40,000 टॉफ़ी हैं और हर एक टॉफ़ी का जो वज़न है वो 5 ग्राम है, भार जो है। तो उस पूरे डब्बे के अंदर जितनी टॉफ़ी है, यानी डब्बे का जो वज़न है वो कितना है। वैसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इस तरीके से अगर हम डब्बे के वज़न को इग्नोर करें तब मतलब टॉफ़ियों का वज़न पूछना चाहिए था कितना होगा। चलो जो भी है, कैसा भी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो डब्बे के अंदर 40,000 टॉफ़ी हैं, तो एक टॉफ़ी का जो वज़न है वो 5 ग्राम है। अच्छा, हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम की वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर आती है। तो इन्हें किलोग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 से भाग कर दूं बेटा इसे, तो ये हो गया किलोग्राम में हो गया, यानी ये सब बदल गया आप केजी में। तो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई, 40 की गुणा 5 से करेंगे तो ये हो गया बेटा आपका 200 केजी। ठीक है, डायरेक्ट भी बेटा ऐसी है, डायरेक्ट में भी कुछ नहीं है। हमें पता है कि भाई एक टॉफ़ी का वज़न 5 ग्राम है, तो 40,000 की गुणा कर देंगे उससे और डिवाइड कर देंगे हम उसे 1000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई और ये आ जाएगा आपका 200 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में भी यही करना है। तो क्वेश्चन बेटा मेंटल मैथ्स के ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक के होते हैं, बशर्ते थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट हमारे वही की वही हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। आप बार बार इन क्वेश्चनों को करो और आपको हर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती चली जाएगी और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका 20 स्लॉट का क्वेश्चन था। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, चैप्टर 1 को। तो 1-2 पार्ट में हम पूरे एक चैप्टर के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके समझा देंगे आपको और बड़ी जल्दी मेंटल मैथ्स को ख़त्म करा देंगे आपके को। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के और नए क्वेश्चनों के साथ में। आप नोट कीजिए उसे। ठीक है, थैंक्स।